नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस बार अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं 25 मई का, तो आपके पास इस समय क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, यानी आपकी प्लानिंग क्या हो, इसके लिए ज़रूरी है आपके पास रिसोर्स क्या होने चाहिए। आइए जानेंगे बहुत कम समय में किस प्रकार से किन रिसोर्स को फॉलो कर आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। यदि आपने पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट, इकोलॉजी या करंट अफेयर का बेस्ट रिसोर्स फॉलो करने के बाद उस पे बेस्ट स्ट्रेटेजी उसको रेडी कर लिया गया, तो ये मान के चलें कि आप डेफिनेटली 50 प्लस क्वेश्चन सही कर पाएँगे। तो आइएगा, अगर हम बात करेंगे इस बार के एग्जाम की स्ट्रेटेजी के बारे में, तो आपको ज्ञात होगा कि 25 मई को एग्जाम है, सब लोग लगभग फॉर्म भर ही लिए होंगे। तो यहाँ पर टारगेट आपका क्या है देखिएगा, अगर टारगेट की हम लोग बात करेंगे तो आपका मेन टारगेट है कि किसी भी स्थिति में हमारे पास जो 50 प्लस क्वेश्चन है वो सही होने चाहिए, निगेटिव काटने के बाद यानी, क्योंकि कभी भी अगर आप कट ऑफ देखेंगे लास्ट ईयर के निकालने के बाद 100 से ऊपर कभी भी नहीं गई है मार्क्स से। इसलिए आपकी चुनौती क्या है कि 50 प्लस क्वेश्चन सही होने चाहिए देखिएगा। अब ऐसी गतिविधि में देखा जाए तो यूपीएससी प्रॉब्लम्स क्वालिफाई करने के लिए आपके पास टारगेट क्या है। सबसे पहले रिसोर्स बेस्ट चॉइस करें, जिसमें एक या दो रिसोर्स, एक रिसोर्स स्टैटिक पार्ट का हो और एक रिसोर्स डायनेमिक पार्ट का हो। अगर दोनों रिसोर्स को आपने बेस्ट चूज किया है तो मान के चलो कि आपको मल्टीपल रिसोर्स का सहारा नहीं लेना पड़ेगा और एक ही रिसोर्स को आप मल्टीपल टाइम पढ़ पाएंगे। एंड दूसरा है क्या है स्ट्रेटेजी। अगर आपने इस रिसोर्स पर सिंगल स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, यानी आने वाले समय में जो आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, सिंगल स्ट्रेटेजी, यानी अपनी स्ट्रेटेजी को बार बार चेंज नहीं करते हैं, तो मान के चलो कि आप प्रॉपर वे में एक बेटर स्ट्रेटेजी बना पाएंगे और बेटर तरीके से आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर बात करेंगे रिवीजन पे, जब ये सब चीज़ें बेस्ट है तो आप डेफिनेटली है कि रिवीजन भी 3 से 4 बार, जो बचा हुआ समय है 4 मंथ का, इस 4 मंथ में 3 से 4 बार आप रिवीजन हर किसी टॉपिक पर कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पर कंप्लीट पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो उस एरिया को डिमांड रिक्वायरमेंट है आपको पढ़ने की जो एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स आता है या फिर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आइएगा, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए हमारे पास यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, इस बार एग्जाम दे रहे हैं, तो सबसे पहला जीएस मॉड्यूल हमारे यहाँ चल रहा है, जहाँ पर हम जो कोर्स सिलेबस है, जहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं हर किसी सब्जेक्ट के, वो आपको कराया जाएगा। उसके साथ उसके नोट्स आपको मिलेंगे, करंट अफेयर इसमें इंटरलिंक मिलेगा और प्रैक्टिस कराई जाएगी, यानी जीएस में आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ सी सेट भी। सी सेट एक गंभीर विषय है, बहुत सारे बच्चे इसको लाइट लेना स्टार्टिंग कर लेते हैं कि सर ठीक है आराम से कर लेंगे इसको, बट ध्यान रखना 10 से 15 हज़ार बच्चे ऐसे होते हैं जहाँ पर जीएस में उनके अच्छे नंबर होते हैं लेकिन सी सेट में फेल होते हैं, इसलिए ध्यान रखना है कि इसको इग्नोर नहीं करना है। दूसरा, कंबाइंड, यानी इन दोनों को मिला के कंबाइंड बैच भी है। और लास्ट जो है टेस्ट सीरीज, यानी प्रीलिम्स के लिए इतना मॉड्यूल चल रहा है, अगर आपने किसी भी बैच में भी इनरोल नहीं किया है और आपका सपना है कि हमारे साथ जुड़कर टेस्ट सीरीज में जाना, तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, ये रही यूपीएससी आईएएस की टेस्ट सीरीज। या आप कोर्स में जाना चाहते हैं तो कोर्स के साथ यहाँ पर आप जा सकते हैं। ये आपके सामने कोर्स क्या अवेलेबल है, प्रीलिम्स का कॉम्बो बैच ये रहा, आपके सामने सारी चीजें क्या है यहाँ पर इन्वॉल्व है देखेगा। तो ऐसी गतिविधि में हम ये कह सकते हैं कि दोनों बैचेस में किसी के साथ भी जुड़कर अपनी जर्नी को रेडी कर सकते हैं। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। आपके पास कौन सी बुक लिस्ट होनी चाहिए, तो आपका टारगेट क्या है। आपका टारगेट है कि जो लास्ट ईयर का 10 देखेंगे, पॉलिटी में 18 क्वेश्चन, ज्योग्राफी में 19 क्वेश्चन, यहाँ हिस्ट्री में 9 है, इकोनॉमी में 15 है, इन्वायरमेंट में 10 क्वेश्चन है, साइंस में यहाँ पर 9 है और करंट अफेयर में 20 है। क्या आप ये मान लें कि कंप्लीट सिलेबस को कवर करके ही प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाएंगे, नहीं ना। आपको कुछ एरिया को डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे अगर पॉलिटी है तो लगभग यहाँ पर 90% एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन सही हो जाए अबव, ज्योग्राफी में देखा जाए 70% एक्यूरेसी सही हो जाए, हिस्ट्री में लगभग 70% एक्यूरेसी सही हो जाए, इकोनॉमी में लगभग आप कह सकते हैं कि 70% एक्यूरेसी सही हो जाए, इसमें देखा जाए ये इसमें 60 के अराउंड सही हो जाए, साइंस में आप कह सकते हैं 50% एक्यूरेसी सही हो जाए, करंट अफेयर में 50% एक्यूरेसी सही हो जाए। यानी ऐसा करने से क्या होगा कि आप डेफिनेटली, मैं कह सकता हूं कि इस सिनेरियो पे काम करेंगे तो ये आप आराम से कर पाएंगे। इसलिए जरूरी क्या है कि आपके पास बेस्ट बुक लिस्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पर टारगेट क्या है कि हमारे पास अगर बुक लिस्ट की हम लोग बात करेंगे तो पहले हम कंबाइंड बुक लिस्ट की बात कर लेते हैं। देखिएगा, अगर आपके सामने यहाँ पर चुनौती बन जाती है सर पहले हिस्ट्री की कैसे रेडी करें, तो हिस्ट्री के 10 से 15 क्वेश्चन के बीच में रहेंगे। टारगेट क्या है, 10 क्वेश्चन हमारे सही हो जाएं किसी भी स्थिति में, चाहे एंशिएंट मेडाइवल मॉडर्न या आर्ट एंड कल्चर या और अन्य डिफरेंट में कोई ऐसा पार्ट निकल कर आ रहा है जो आईआर से कनेक्ट है। तो ऐसी गतिविधि में आपको क्लास नंबर 8 की जो न्यू एनसीईआरटी अवर पास, उसके कुछ चैप्टर पढ़ने देखिएगा। किसके लिए, मॉडर्न इंडिया के लिए। देखिए एनसीईआरटी क्लास नंबर 12 की जो मॉडर्न इंडिया की यहाँ पर ओल्ड एनसीईआरटी है तमिलनाडु एडिशन की, उससे कुछ चैप्टर पढ़ने हैं। और तीसरा पॉइंट है कि स्पेक्ट्रम को फॉलो करना है, यानी ये मॉडर्न इंडिया के रिसोर्स हैं। अगर आप एनसीईआरटी क्लास नंबर यहाँ पर 8 की जो न्यू अवर पास्ट है यहाँ पर थर्ड वाली, उसके कुछ चैप्टर जो मॉडर्न इंडिया के बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसी गतिविधि में क्लास नंबर 12 की और यहाँ स्पेक्ट्रम, इसको फॉलो करते हैं, तो आप ये मान के चलो कि यहाँ पर मॉडर्न इंडिया से जितने भी क्वेश्चन आएंगे डेफिनेटली आप आराम से उनको टैकल कर पाएंगे। एंड आफ्टर दैट अगर हम मिडाल हिस्ट्री की बात करेंगे
तो मिडाइवल हिस्ट्री में आप यहाँ पर क्लास नंबर 11th की जो मोड मिडाइवल इंडिया है उसको आप फॉलो कर लीजिएगा। सतीश चंद्रा या क्लास नंबर तमिलनाडु बोर्ड की क्लास नंबर 11th की एनसीईआरटी है, आप उसको फॉलो कर लें। इन दोनों में से किसी एक को फॉलो कर लेंगे तो आराम से क्वेश्चन बन जाएंगे। अब बात करेंगे एंशियंट हिस्ट्री की। एंशियंट हिस्ट्री से अगर देखा जाए 4 से 5 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। ऐसी गतिविधि में आप यहाँ पर आर एस शर्मा किताब आती है, लेकिन क्लास नंबर 12th की अगर आप यहाँ पर थीम की जो यहाँ पर न्यू एनसीईआरटी है उसके भी चैप्टर नंबर 1 से लेकर 6 रेडी कर लेंगे तो ये मान के चलो कि एंशियंट कवर हो जाएगा। तो यानी ये इतने रिसोर्सेज के माध्यम से आपके पास अगर ये रिसोर्सेज हैं, एनसीईआरटी ऑथेंटिक किताब है, ऐसा करने से आप हिस्ट्री के मल्टीपल क्वेश्चन जो भी आएंगे उनको टैकल कर पाएंगे। अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ से ज्योग्राफी की आपके 10 से 15 क्वेश्चन दिए जाते हैं। ऐसी गतिविधि में अगर हम लोग देखें तो आपके पास एनसीईआरटी क्लास नंबर 11 देखेगा। ये 11 की जो एनसीईआरटी है यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एनसीईआरटी प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए भी यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसी गतिविधि में फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन फिजिकल एनवायरमेंटल जो एनसीईआरटी, इसको जरूर एक बार पढ़ लीजिए। इसकी भी सारी चीजें नहीं पढ़नी होती, बताऊंगा अभी, कुछ टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। ऐसी गतिविधि में क्लास नंबर 12 की एनसीईआरटी जो यहाँ पर फंडामेंटल ह्यूमन ज्योग्राफी, इसको फॉलो, यानी 2 सिर्फ एनसीईआरटी, क्लास नंबर 11 की, क्लास नंबर 12 की। इसके साथ अगर आप इंग्लिश मीडियम से जीसी लियोन बुक को आप पढ़ सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम से तो मायूस हुसैन सर या महेश कुमार वर्णवाल की किताब को फॉलो कर सकते हैं। उन दोनों किताबों के माध्यम से आप आराम से कर पाएंगे। लेकिन इसके साथ जरूरी है कि आप मैपिंग के विशेष ध्यान दें। मैपिंग मोस्ट इंपोर्टेंट पिलर है, जहां पर यूपीएससी में ज्योग्राफी के अंतर्गत 4 से 5 प्रश्न एवरी ईयर देखने को यहाँ पर मिलते हैं, तो ये मैपिंग का ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग बात करते हैं पॉलिटी के बारे में, पॉलिटी के लगभग आपको 10 से 15-20 क्वेश्चन के बीच में रहता है। ऐसी गतिविधि में आपके पास सिनेरियो है कि जो बेसिक पार्ट है, जैसे क्लास नंबर 12th में देखिएगा, क्लास नंबर एनसीईआरटी क्लास नंबर 9 से 12 में जो क्लास नंबर 11th की एनसीईआरटी है वो मस्ट है, उसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। साथ में आप लक्ष्मीकांत को सिर्फ फॉलो करें, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर मैं कहूंगा किसी भी टॉपिक को कवर करने के लिए आपके पास 2 पैरामीटर हैं। एक पैरामीटर क्या है, स्टैटिक पार्ट है, देखिएगा। एक पैरामीटर क्या है, यहाँ से डायनेमिक पार्ट है। अगर आप ये देखें किसी भी सब्जेक्ट में, अगर आप देखा जाए तो लगभग 60-70% जो क्वेश्चन होते हैं वो स्टेरोडायनेमिक होते हैं। इट मीन्स मतलब कुछ पॉइंट यहाँ से लिए जाएंगे, कुछ पॉइंट यहाँ से लिए जाएंगे। तो जब भी आप पॉलिटी को पढ़ रहे हैं या हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं, तो लगभग 1 से लेकर 1.5 साल का जो एक करंट अफेयर है, देखिएगा जो भी इंपॉर्टेंट एरियाज हैं उसमें कनेक्ट करते हुए चलिए। अगर इतना नहीं करेंगे तो काम नहीं बने। सपोज कर लीजिएगा जुडिशरी से कोई प्रश्न है और कोलिजियम से व्यवस्था है। कोलिजियम व्यवस्था क्या होती है, हाल ही में कोलिजियम को लेकर क्या जजमेंट दिए गए हैं या कोई ऐसा कोई रूल रेगुलेशन आया है या उस पर कोई डिस्कशन, कोई डिबेट या एडिटोरियल वगैरह आया, उसको लिंक करना पड़ेगा। आप किसी भी आधार पर कुछ भी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी है, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस है, या इकोनॉमी की बात करें, जैसे बजट आता है, तो बजट का जो बेसिक पार्ट है वो राजकोषीय नीति क्या होती है, फिजिकल पॉलिसी क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, रेट्स क्या होते हैं, अगर ये नहीं पता होगा तो आप कैसे डिफाइन कर पाएंगे कि हाँ ये वर्तमान में क्या चल रहा है। इसलिए जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़िएगा, ध्यान रखना उस मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के सापेक्ष में आपको ये जरूर कवर करना है। ये मैं हर टॉपिक के साथ बोल रहा हूँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी के सापेक्ष में। अगर हम बात करेंगे इकोनॉमी के सापेक्ष में, इकोनॉमी लगभग 70% ज़्यादा डायनेमिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15-20 क्वेश्चन के बीच में जो रहता है, लगभग मान के चलो कि 10-11 क्वेश्चन डायरेक्टली डायनेमिक होते हैं। ये डायनेमिक कहाँ से होते हैं, तो आपके पास सबसे पहली नीड है, देखिएगा जो क्लास नंबर 12 की एनसीईआरटी, क्लास नंबर 11 की एनसीईआरटी है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। आप 9-10 नहीं चलेंगे, चलेगा, नहीं पढ़िएगा, लेकिन 11-12 की जो एनसीईआरटी है इसको जरूर आप फॉलो कर लीजिएगा। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखिएगा। लास्ट में अगर आपको यहाँ पर जो बुक है इसकी ज़्यादा नीड नहीं है, लेकिन अगर आपके पास टर्मिनोलॉजी ठीक नहीं है, जैसे मान लीजिएगा कुछ इन्फ्लेशंस क्या होती हैं, रेसेशंस क्या होता है, ये बाकी कुछ चीज़ें नहीं पता है, तो आपको बेसिक जानना पड़ेगा। ऐसी गतिविधि में देखिएगा किसी भी किताब को आप यहाँ फॉलो कर लीजिएगा यहाँ पे। और लास्ट में करंट अफेयर मस्ट है, इसके लिए करंट अफेयर क्या है, मस्ट है, इसको आप फॉलो करना पड़ेगा। अब बात आती है सर साइंस टेक्नोलॉजी। ये एक ऐसा एरिया, लगभग 80-90% क्वेश्चन यहाँ से डायनेमिक पूछे जाते हैं। इट मीन्स मतलब करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 1 से 1.5 साल की घटनाओं में हो रहा है। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जो साइंस टेक्नोलॉजी के यूपीपीसीएस में, यूपीएससी में यही अंतर देखने को मिलता है कि वहाँ पर बेसिक साइंस पूछी जाती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से लेकर, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो डायनेमिक साइंस पूछी जाती है। इट मीन्स नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, माइक्रो टेक्नोलॉजी क्या है, या डिफेंस सिस्टम क्या है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसी गतिविधि में आप द हिंदू एडिटोरियल जो अगर आप पढ़ेंगे पर डे, तो वो जितनी भी न्यूज वहाँ निकल के आएंगे। लेकिन बेसिक पढ़ने के लिए हम बायोलॉजी के यहाँ पर 11 क्लास के यूनिट नंबर 4 और 5 को जरूर फॉलो कर लो। मैंने यहाँ पर लिख दिया गया है कि बायोलॉजी की एनसीईआरटी क्लास नंबर 11 का यूनिट नंबर 4 और 5 पढ़ना है। इस सर 12 में क्या पढ़ना है, तो चैप्टर नंबर 4, 5, 7, 4, 5 एंड रेस्ट ऑफ 7 से लेकर 16 तक पढ़ना, देखिएगा। यानी ये टॉपिक पढ़कर आप एनसीईआरटी से साइंस टेक्नोलॉजी की टर्मिनोलॉजी आप आराम से डिफाइन कर सकते हैं। इसके साथ बायोलॉजी का क्लास नंबर 11 ओल्ड की ओनली चैप्टर क्या 9। अब यहाँ पर क्या है, फिजिक्स की चैप्टर नंबर आपके पास 1, 2, 8,
एक 5 8 और 12th में चैप्टर नंबर 15 ओनली, यानी 3 चैप्टर देखिए। इतना कुछ मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया गया कि इस एनसीईआरटी से कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे पढ़ना है, और बाकी पूरा करंट अफेयर्स आपको रहेगा। अगर हम बात करेंगे एनवायरमेंटल इकोलॉजी के क्लास नंबर 11 तो 12 की जो यहाँ पर है, ये शंकराइज के नोट्स को आप फॉलो कर सकते हैं। कुल मिला के अगर कहूँगा तो ये पूरा एरिया है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के रूप में। अगर आप इसको रेडी करते हैं तो आप डेफिनेटली कह सकते हैं कि आप आराम से अपना ब्लूप्रिंट यहाँ पे निकाल पाएंगे, देखिएगा। क्लियर? तो आपके दिमाग में पूरी पिक्चर बन चुकी होगी। अगर हम यहाँ से बात करें तो देखो मेन मेन पर्पस क्या है। जैसे मान लीजिएगा आप पॉलिटी पढ़ते हैं, एग्जाम्पल बेस पे क्या है, आपका टारगेट क्या है, यहाँ पर पॉलिटी देखिएगा। अभी जो पॉलिटी है इसके कितने क्वेश्चन आएंगे, तो आप बोलेंगे सर यहाँ से 10 से लेकर 20 क्वेश्चन के बीच में आता है। इट मीन्स हम लोग 15 क्वेश्चन मान लेते हैं। आपका टारगेट क्या है, यहाँ आपकी पॉलिटी अच्छी है तो आपका टारगेट होना चाहिए कि यहाँ पर जो एक्यूरेसी है हम अच्छे कर पाएंगे। आपको 50 क्वेश्चन तो सही करने हैं ना। ऐसी गतिविधि में 11-12 क्वेश्चन सही करने की भूमिका मानना चाहिए। तो ये प्लान क्या है कि आपका सबसे पहले आप क्या करें, जो 2000 लगभग 15 से लेकर 2024 तक जितने भी पीवाईक्यू प्रश्न हैं यूपीएससी के, उनको टॉपिक वाइज एनालाइज कर लें, पहली बात तो। दूसरा रिसोर्स है इसके बेसिक रेडी करने के लिए, आप यहाँ पर इसकी एनसीईआरटी क्लास नंबर 11 की जरूर पढ़ लें, देखिएगा। तीसरा, इसके लिए अब एडवांस पढ़ने के लिए देखिएगा आप यहाँ पर एम लक्ष्मीकांत को जरूर फॉलो कर लें। इसका रिवीजन करने के लिए आप यहाँ पर टॉपिक वाइज यानी कह सकते हैं एक टेस्ट जरूर लगा लीजिएगा। इससे क्या हुआ कि एक ही सब्जेक्ट की जो चीजें हैं आपके दिमाग में बन पा रही होंगी, वो आपके सामने पूरा पॉइंट बन पा रहा होगा। यानी एक सब्जेक्ट पर इतनी कमांड करनी है, टेस्ट भी लगाना है, बेसिक भी रेडी करना है, पीवाईक्यू भी लगाना है और एडवांस भी पढ़ना है। जब इतना करेंगे तो आपके पास जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जैसे आप देखेंगे प्रेम्बिल और फ्रेमवर्क में क्या क्या पढ़ना है, देखो इंडियन टेरिटरी में, इक्वालिटी में क्या पढ़ना है, सिटीजन में आप देखेंगे तो क्या सिर्फ पढ़ना है, फंडामेंटल राइट्स में क्या पढ़ना है, ड्यूटीज में क्या पढ़ना है, ये मैंने डिफाइन कर दिया, डायरेक्ट डीपीएसपी में क्या पढ़ना है, इन गवर्नमेंट में क्या पढ़ना है, पार्लियामेंट में क्या कवर करना है, या जुडिशरी में क्या कवर करना है। यानी कुल मिला के आपके पास ये 14 टॉपिक हैं। इन 14 टॉपिकों में कैसे चीज़ें प्रॉब्लम्स के लिए रेडी करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए बुक्स जैसे आप समझ सकते हैं कि ये लक्ष्मीकांत है और ये क्या है, एनसीईआरटी की 2 किताबें हैं। इनको फॉलो कर लेंगे, यहाँ से पॉलिटी रेडी हो जाएगी। क्यों? इसके पीछे रीजन क्या देखिएगा। अगर 18 का पेपर उठा के देखेंगे तो लगभग आपके सामने ये क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, कहाँ कहाँ से आए हुए हैं। लोकसभा स्पीकर से क्वेश्चन है, रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज से क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लो कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन है। अगर इसी चीज को हम 19 से डिफाइन करें तो 19 में देखो कहाँ से क्वेश्चन है, 10 शेड्यूल से क्वेश्चन है। तो जहां जहां से 18 में, 19 में, 20 में, 21 में क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको मैंने क्या किया, इन टॉपिकों में डिफाइन कर दिया गया। तो क्या स्ट्रेटेजी बनी कि सर एक टॉपिक के लिए हमें किन तरह की स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, कि ये पॉलिटी है, इसके पीवाईक्यू भी देखने हैं, टेस्ट भी लगाना है, बेसिक एनसीईआरटी पढ़नी है, एडवांस भी पढ़ना है, तब जाके आप अच्छे क्वेश्चन कर पाएंगे। और इसके साथ साथ देखा जाए तो फिर क्या चीज़ नहीं बन पाएंगी, मोस्ट कोर एरिया के नोट्स भी होने चाहिए आपके पास, जो लास्ट मंथ में रिवीजन करने के काम आएंगे। इसी प्रकार से ज्योग्राफी, इसी प्रकार से इकोनॉमी, इसी प्रकार से साइंस, इसी प्रकार से सारी चीज़ें रेडी होनी चाहिए। तो दोस्तों देरी किस बात की है, अगर आप इतना कुछ खुद से नहीं कर सकते हैं, कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इसके पीछे मल्टीपल डायरेक्शन चाहिए आपको। तो आज ही जाके अपनी एलवी लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं किया है, और कर लिया है तो आज ही जाके अपने बैच में एनरोल होकर अपनी जर्नी को स्टार्टिंग करिएगा। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपके सामने फ्री ऑफ कॉस्ट तो मिलेंगी, लेकिन जो चीज़ें एक प्रकार से बाउंड करके आपको मिनिमम फीस में यहाँ पर डिस्काउंट चल रहा है, इसको ज्वाइन करके अपनी जर्नी को रेडी कर सकते हैं। तो ये रही एक बुक लिस्ट और ये रही एक स्ट्रेटेजी, क्योंकि अब जो समय 4 महीने का है, इस 3 महीने में स्टार्टिंग के फरवरी, मार्च, अप्रैल तक आप कम से कम 2 बार सिलेबस को जरूर पढ़ लीजिएगा, चाहे कोई सा भी सिलेबस क्यों ना हो, और करंट को लिंक करके पढ़ने का प्रयास करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। लव यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।